हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में नया चैप्टर स्टार्ट है बच्चों, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 3, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की दर, साथ में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके प्रमुख कारक हैं बच्चों। मैं गारंटेड कहता हूं कि यहां से जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है कि आप लोग 2 से 3 मिनट वीडियो देखते हैं और स्किप करके चले जाते हैं, तो वो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाती। यहां से कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि मान लीजिए अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया के दर में क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के दर में क्या प्रभाव पड़ता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो सारा जो है बच्चों, जैसे विकिरण का प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है और सीधे 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को समझाइए। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अभिक्रिया के दर में उत्प्रेरक की उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है, या अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की दर को समझाइए। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पर मैं जो टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं उससे आप कई सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। बीच बीच में बताते भी चलूंगा बच्चों कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग जब अंत तक देखते हैं तो चीजें क्लियर हो पाती है। चलिए शुरू करें। वैसे रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ये रासायनिक बलगतिकी है क्या बच्चों? एक भौतिक रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, अभिक्रिया का वेग जो होता है, यानी अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, और साथ में बच्चों उसके अंतर्गत होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वो आपका रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। पहले लेक्चर में आपने अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ा था, तीव्र अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, और बच्चों आपने पढ़ा था एक मंद अभिक्रिया। तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर। दर होता क्या है? समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, या कह सकते हैं अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। अब आपको थोड़ा सा लगेगा ना कि ये अभिकारक उत्पाद है क्या सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा समय दीजिए, सारा चीज क्लियर हो पाएगा बच्चों। चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें 2 चीज मुख्य रूप से होता है। एक तो आपका होता है अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, भाग लेता है, और एक होता है उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अभिकारक को हम क्रियाकारक और उत्पाद को हम क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। जैसे बच्चों, दूध में आपने नींबू डाल दिया तो दूध और नींबू आपका क्या कहलाया, अभिकारक यानी क्रियाकारक, और इसके फलस्वरूप वो दही में बदल गया तो जो दही है आपका एक उत्पाद बन गया। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था वो आपका अभिकारक है, और बनने के बाद आपका जो पदार्थ बनता है वो आपका उत्पाद कहलाता है। अब जैसे जैसे मान लीजिए आपने दूध में दही मिलाया या आपने नींबू मिलाया, तो धीरे धीरे करके अभिकारक में कमी आएगी और दही की मात्रा बढ़ता जाएगा, मतलब उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। तो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है, क्योंकि हम उसे बदलना चाहते हैं ना। 2 पदार्थों को हमने मिलाया, अभिकारकों को मिलाया तो फिर उत्पाद बनेगा। तो प्रारंभ में तो अभिकारक 100% है और उत्पाद बिल्कुल 0 है। प्रारंभ में अभिकारक 100% है। जैसे यहां पर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, देखिएगा, ग्राफ आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक, जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों, मैं यहां पे कह देता हूं कि ये समय है, ये समय का है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समय को। अभी मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे 0% है और यहाँ पे 100% है, ठीक है, वैल्यू की बात करता हूं। तो अभी जब प्रारंभ में, जब समय अभिक्रिया शुरू होना स्टार्ट नहीं हुआ रहता, तब यदि मैं आपसे कह दूं कि उत्पाद कहां पे है, 0 पर है। जब समय 0 है, टाइम क्या है, 0 सेकेंड है, मतलब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है, तो उत्पाद आपका 0 है। लेकिन जो आपका अभिकारक है, वो 100% है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे उसे उत्पाद में वृद्धि होगी बच्चों। ऐसे उत्पाद का ग्राफ होता है। लेकिन अभिकारक की बात करते हैं तो अभिकारक जैसे समय बढ़ेगा धीरे धीरे कमी होती जाएगी और धीरे धीरे आकर के खत्म हो जाएगा। यानी ये आपका उत्पाद बनाता है, क्या, उत्पाद। जैसे जैसे समय बढ़ता है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होता है, लेकिन अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है।
क्या आती है, अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है। सिंपल है, हम दो पदार्थ ले रहे हैं, उनको मिला दिया तो बनने वाला पदार्थ उत्पाद है, तो उत्पाद बढ़ेगा कि नहीं। भाई दूध में हमने क्या मिलाया, आपको बताया कि हमने दूध में नींबू मिला दिया और धीरे धीरे वो दही में बदलना शुरू हो गया। आप अपने एक साधारण एग्जाम्पल ले लो ना, तो जब दही में बदलना शुरू हुआ तो दूध और नींबू में कमी आएगी और धीरे धीरे दही में वृद्धि होगी। तो हमेशा अभिकारक के सांद्रण में कमी आएगी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। अभिक्रिया में ये मूल रूप से होता है। ठीक, अब ये अभिक्रिया की दर को परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया दर इकाई अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी समय के साथ कितना अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होता है वही आपका अभिक्रिया का दर कहलाता है। जब भी दर की बात आ जाती है बच्चों, वो समय के साथ वहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि समय के साथ कितना परिवर्तन होता है। बाकी आप लोगों को पता हो ही गया, कोई दिक्कत है नहीं। हम इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे बच्चों यहां पर मैं कहता हूं कि एक अभिक्रिया है, ए से बी बन रहा है, यानी ए हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है बच्चों, अभिकारक है। थोड़ा समझिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। और बी आपका क्या है, उत्पाद है। अब मैं आपसे कह दूं कि अभिक्रिया का दर क्या होगा। अभिक्रिया का दर समय के साथ बच्चों, समय के साथ क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण में कमी। समय के साथ, ध्यान रखिएगा, समय के साथ बोला गया है। मतलब मैं आपसे कह दूं अल्प समय में अभिकारक का जो सांद्रण है वो ये हो गया, तो इसमें क्या होगी, कमी होगी। तो दर के लिए हमें माइनस लगाना पड़े। क्यों, क्योंकि अभिकारक हमेशा कम होता है। और उत्पाद के लिए हम बात करेंगे, इसको यदि उत्पाद के रूप में लिखेंगे तो डेल बी अपॉन डेल टी, ये हमेशा प्लस में रहता है क्योंकि उत्पाद हमेशा बढ़ता है। क्योंकि पूरा लिखा हुआ मिलेगा ना, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि प्लस माइनस का क्या लोचा है सर। तो अभिक्रिया की दर है क्या, अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन समय के साथ। जैसे हमने कहा कि एक पदार्थ ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए से बी में बदल रहा है, तो यदि अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी बच्चों तो उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। डी लिख सकते हैं या डेल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि हम उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन करेंगे तो उत्पाद में हमेशा वृद्धि होती है। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसमें कमी आती है और उत्पाद में धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो जब वृद्धि होती है बच्चों तो कहीं ना कहीं प्लस होगा। ये चीज हो गया, बस कुछ है नहीं। ये अभिक्रिया की दर इतना ही लिखना है। यदि इसकी इकाई के बारे में बात करें तो सांद्रण का इकाई मोल प्रति लीटर होता है और समय के साथ बात की जा रही है। समय के साथ, सही है कि नहीं, मोल प्रति लीटर है, समय के साथ की जा रही है तो समय का सेकेंड हो गया। तो मोल हो गए बच्चों, ये भी बटा में तो लीटर इनवर्स, ये भी बटा में तो सेकेंड इनवर्स। तो इसका इकाई होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। आप लोगों को इसे तैयार कर ही लेना है, इधर उधर नहीं ध्यान देना है। कई बार पूछा गया है और माइनस प्लस का लोचा भी क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है, ठीक है, और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। ये आपको हो गया बच्चों अभिक्रिया की दर। ठीक, अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पे आपको कुछ फैक्ट वाली चीजें याद रखनी है कि अभिक्रिया जितने टक्कर होंगे उतनी ज्यादा होगी। मतलब समझे नहीं, अणुओं की भी जितनी टक्कर होगी बच्चों, जितनी ज्यादा अणु आपस में टकराएंगे उतनी ज्यादा अभिक्रिया संपन्न होगी। यदि इतना आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर मान लो, समझ लो ये बन गया। जितनी ज्यादा अणुओं के बीच टक्कर होगी उतनी ज्यादा बच्चों कहीं ना कहीं अभिक्रिया संपन्न होगी। जैसे पहला नंबर है, आप 2-2 मिनट में इसमें समझ देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला नंबर, अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण, अब जैसे मैंने कहा कि एक पात्र लिया और इसमें 2 विलयन भर दिया, मैं अपने इच्छा अनुसार भर दिया। अब इसमें 2 पदार्थ मैंने भरा, यानी विलयन चाहे जो भी हो, उनके बीच अणु होंगे, है ना। यदि उनकी सांद्रता बढ़ेगी मतलब अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो टक्कर ज्यादा होगा, और जब ज्यादा टक्कर होगा तो अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। आप सबसे बड़ा फैक्ट माइंड में सेट कर लो ना, अणुओं के बीच जितना ज्यादा टक्कर होगा, अणुओं के बीच जितना ज्यादा टक्कर होगा उतनी ही ज्यादा अभिक्रिया की संख्या में वृद्धि होगी, मतलब अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी। अब मैंने कहा कि अभिक्रिया में यदि अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा दिया जाए तो अभिकारकों के सांद्रण में बढ़ाने से बच्चों क्या होगा कि अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और अणुओं की संख्या बढ़ने से प्रभावी टक्कर बढ़ जाएंगे।
जब दो अणु आपस में टकराते हैं तो पुराना बंध टूटता है और नया बंध बनता है, जिससे नया उत्पाद बना लेता है। यही चीज तो है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अब क्रिया संपन्न हो रही, जैसे यहां पर देखिएगा कि होता क्या है। जैसे मान के चलता हूं ए और बी एक अणु है और इसको मैंने मिलाया है सी और डी से, तो ये पुराना बंध टूटेगा तो ए सी से मान लीजिए मिल गया, ए सी से और बी डी से, ठीक है। तो पुराना बंध टूटकर नया बंध बना इनके बीच में। तो जब ये टकराते हैं, अणुओं के बीच टक्कर होता है तो नया बंध बनता है। तो ये चीज आपको पहला फैक्ट क्लियर हुआ होगा कि यहां पे जो मैंने लिखा है अभिकारकों का जो सांद्रण है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो आयनों की कणों की संख्या बढ़ती है, प्रभावी टक्कर बढ़ जाते हैं और टक्कर बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सिंपल बच्चों। दूसरा है ताप। कितना सिंपल है? ताप। ताप का मतलब है ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ऊष्मा, जो भी आप समझो। आपको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं कि आप स्लीपर नहीं पहने और गर्मी के सीजन में रोड में चले तो आप तेजी से चलोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि नीचे से आपको हीट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। आपका ऐसा अनुभव होगा कि पैर जल रहा है, आपको एनर्जी मिल गई ना। ऐसे ही आप अपने घर में खाना पकाते हो, जितना तेजी से आग जलाओगी खिचड़ी उतनी आसानी से बनेगी, चावल उतना आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है ना। जैसे आप पानी ही उबाल रहे हो, जितना ज्यादा ऊष्मा दोगे तो भैया उनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उतना ज्यादा जल्दी आसानी से कोई भी चीज बन पाएगा। तो ऐसे ही अभिक्रिया में भी है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो जब ताप बढ़ाते हैं बच्चों तो सीधा है कि ताप बढ़ाने से मुख्य रूप से जो आपका अभिकारक है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो मतलब तेजी गति से गति करते हैं, और जब तेजी गति से गति करेंगे तो टक्कर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, टकराएंगे ज्यादा। फलस्वरूप टकराने से बच्चों क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ने लग जाती है। लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपवाद भी है कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। उसमें अभिक्रिया का यदि ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, और ऊष्माशोषी यदि अभिक्रिया बच्चों, ऊष्माशोषी, उसमें ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। ठीक है, दो फैक्ट याद रखना कि यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने से कम हो जाता है, लेकिन यदि ऊष्माशोषी है, छेपी की बात करता हूं, यदि ऊष्माक्षेपी है तो दर कम होगा, लेकिन ऊष्माशोषी में क्या होता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं, लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा। जैसे मैंने आपको अभिकारकों का सांद्रण समझाया, तो लो भैया लिख लो। आप लोग जो नोट्स नहीं बना पाए हैं, यदि नोट्स नहीं ले पाए हैं, यदि नोट्स आपको लेना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें, है ना। तो अभिकारकों का सांद्रण क्लियर हो गया भाई। सांद्रण बढ़ाएंगे यानी आयनों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी टक्कर बढ़ेंगे, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन यदि ऊष्माक्षेपी है तो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ऊष्माशोषी में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दुगनी हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, दुगनी हो जाती है। अभिकारकों के सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में क्या प्रभाव पड़ता है, तो सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। सीधा सिंपल है बच्चों। यदि कहीं ना कहीं एनर्जी मिलेगा तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो टक्कर बढ़ेगा, टक्कर बढ़ गया तो अभिक्रिया संपन्न ज्यादा मात्रा में होगी। अब यदि आपसे ताप बन रहा है तो विकिरण आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ताप भी एनर्जी है, विकिरण भी ऊर्जा है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सभी रासायनिक अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, सनलाइट की, विकिरण वहीं से तो मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि सनलाइट की उपस्थिति में होता है, और सनलाइट की उपस्थिति में होता क्या है कि फोटान जो है अपनी ऊर्जा अणुओं को दे देता है उत्तेजित करने में। जैसे मान लीजिए दो पदार्थों को हमने मिलाया, वो आपस में उतनी ज्यादा अभिक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन सनलाइट में वो उत्तेजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन अपने अच्छे गुरु से मिल गया ना तो वो उत्तेजित हो जाता है। मोटिवेट करने वाला यदि उसे कोई मिल गया तो फिर वो उत्तेजित हो जाता है, पढ़ने के लिए माहिर हो जाता है।
तो मेन यहां पर है मोटिवेट करने वाला कोई व्यक्ति हो। यदि वो मोटिवेट करता है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझाता है तो थोड़ा सा पढ़ने का मन लगता है। ऐसे ही विकिरण का प्रभाव है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि कहीं ना कहीं विकिरण का जब फोटान जो है वो अणुओं को ऊर्जा दे देता है, तब वो उत्तेजित करता है। फलस्वरूप जब उत्तेजित करता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सिंपल है, यानी जो प्रकाश किरण है वो अपनी ऊर्जा जो है अणुओं को देता है उत्तेजित करने के लिए, तो वो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अब मैं बात किया था यहां पे उत्प्रेरक, भाई उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक आप लोग पढ़ते हैं कि ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा दे किंतु स्वयं में अपरिवर्तित रहे, वो आपका उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक में हम केवल ये नहीं कह सकते कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक में क्या होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। यदि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के आप इसको लिखना चाहते तो ऐसे लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। यदि वो धनात्मक उत्प्रेरक है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। विकिरण का प्रभाव आपने कर ही लिया है। दाब का प्रभाव, ये दाब का प्रभाव है क्या? दाब का प्रभाव है क्या? ये केवल गैसीय अभिकारकों के लिए होता है। गैसीय अभिकारकों के लिए मतलब जो भाग लेने वाले पदार्थ वो गैस अवस्था में है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि एक मेरे पास पात्र है बच्चों, ठीक है, अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? टक्करों की संख्या पर। यहां पे गैस भरा हुआ है और ऊपर से हम लगा दिए पिस्टन। जब पिस्टन लगाते हैं तो इसके माध्यम से हम दाब लगाएंगे। जब दाब लगाएंगे तो अणु पास पास आएंगे और जब अणु पास पास आएंगे तो टक्कर की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। केवल गैसीय अवस्था में दाब का प्रभाव पड़ता है। यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो दाब का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो आपस में पास पास आएंगे, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है? स्क्रीनशॉट दूंगा भाई, चिंता ना करो। ये विकिरण का प्रभाव। अभी एक और पॉइंट समझाना है लास्ट में। नोट्स लेने के लिए नंबर दे ही दिया हूं अपना 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर, इस पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। लास्ट जो हमारा है बच्चों वो है यहां पे अभिकारकों के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अब पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करता हूं, यानी वैसे भी सबको पता है कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अभिकारक एकदम छोटे छोटे अणु है अभिकारक में, तो जितना ज्यादा अणु मतलब जितना अणुओं का आकार छोटा होगा उसका क्षेत्रफल उतना बढ़ेगा। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूं, जैसे देखिए मान लो एक अणु आपका इतना बड़ा है, ठीक है, अब इसको हमने कहा कि इसका क्षेत्रफल तो भाई ये भाग एक चारों भाग से उसको अटैक होगा। इसको हमने ऐसे करके ब्रेक कर दिया छोटे छोटे कई भागों में। अब बताओ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? कई भागों में हमने तोड़ा है, अब कई भागों में हमने तोड़ा है तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ज्यादा पृष्ठ मिल जाएंगे और ज्यादा पृष्ठ मिलेंगे बच्चों तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। सिंपल है, यही फैक्ट और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई जितने टुकड़े होंगे उतना ज्यादा सरफेस बनेगा इसका, और सरफेस बनेगा उतना ज्यादा बारीक चूर्ण के कारण अभिक्रिया की दर उतनी तेजी से हो जाएगी। यानी अभिकारक ठोस है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये फैक्ट है, जानना जरूरी है। वैसे एग्जाम में पूछेगा तो 4-5 तो पूछता है, तो मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया हूं आपको, वैसे भी आप लोगों से बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी फैक्ट का जो चीज़ है बच्चों उसको भी समझा दिया करता हूं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ बच्चों, है ना। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया वो चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।